सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो विकल्पीय क्वेश्चंस को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और ये आपकी पवन सीरीज राजन सीरीज के प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज के क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों ही सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? तो हर्बर्ट और जॉन लॉक ने क्या कहा है? देखिए, हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना स्वीकार किया है। यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चों का नैतिक विकास करती है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें व्यवहार करना है। दूसरा है चरित्र, हमारा चरित्र किस प्रकार का बनता है, हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का हम समाज में बनाते हैं, ये दोनों का ही क्या करती है, निर्माण करती है। कौन? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है? स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन यानी कि कंप्लीट लिविंग को ही शिक्षा मानते हैं। अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा है तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जॉन ड्यूबी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस और अच्छी नागरिकता यानी कि गुड सिटीजनशिप के गुण पैदा करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लुईस एवं वीगल का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिक संप्रेषण क्या है? A.G. मेल्विन ने व्यक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए। तो देखिए, सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण है। पहला है, यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। दूसरा है, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। तीसरा है, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए क्या है? उपयोगी है। जो सामूहिक संप्रेषण होता है कक्षा शिक्षण में, इसमें क्या होता है कि जब टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारा परिवार, छोटे बच्चे हैं, उनसे शुरू किया सबसे पहले मेरा परिवार। तो मेरा परिवार में अब टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, ठीक है, तो बच्चा उत्तर देगा। फिर किस तरीके से टीचर फिर अगले क्वेश्चन को पूछता है, तुम्हारे माता क्या करती है, तुम्हारी माता क्या करती है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कौन सा व्यवसाय है घर में, ठीक है, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाते हो, ये छोटी छोटी बातें बच्चों से कि क्या घर पर खाना बनता है, या बच्चों से एक तरीके से इंटरेक्शन जब करना होता है तो इस तरीके की चीजों से टीचर शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े क्लास में जाते हैं तो इतिहास, भूगोल, संगीत, कला, कविता, इन सब चीजों में सामूहिक संप्रेषण को शामिल करते हैं। सारे बच्चों से उनकी आदतों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में या फिर उनके गुणों के बारे में पूछते हैं और फिर विषय पर वापस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सामूहिक संप्रेषण होता है ये प्रभावी संप्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण क्या है? फ्रॉबेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी होता है, और ये बिल्कुल सही है। बच्चे कोई चीज जितना करके सीखते हैं वो उनको कभी नहीं भूलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरणा के तरीके बताइए। तो प्रेरणात्मक तरीके सामान्यतः 2 है। पहला है शाब्दिक प्रेरणा, जिसमें शाबाश, बहुत अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं। दूसरा है अशाब्दिक प्रेरणा, जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पॉल लीगन्स का संप्रेषण के संबंध में क्या विचार है? पॉल लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं।
संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रेरणा के दो ही तरीके होते हैं। शाब्दिक प्रेरणा जिसमें टीचर बच्चों को शाबाश, बहुत अच्छे, उत्तम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है अशाब्दिक प्रेरणा जिसमें दंड और पुरस्कार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉल लीगन्स का संप्रेषण के संबंध में क्या विचार है? तो देखिए, पॉल लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों को, तथ्यों को, भावनाओं को, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे कि टीचर क्लास में आते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर बच्चों से कुछ पूछते हैं, फिर बच्चे जो नहीं समझ में आता वो बच्चे टीचर से पूछते हैं। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है इसमें विचारों का, तथ्यों का, भावनाओं का, प्रभावों का, सभी का सम्मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? तो एंडरसन ने संप्रेषण की क्या परिभाषा दी है? देखिए, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे के सांकेतिक हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टी रेमंड, यहाँ पर टी रेमंड होगा, रेमंड लिखा है, के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। और टी रेमंड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र की जो इन्होंने परिभाषा दी है ये कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिससे व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ड्यूबी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। तो बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम किसी तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की पत्तियां हो, फूल हो, या फिर जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका भी प्रयोग करके हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं, और यह शिक्षण की नवीन विधा है। विधा यहाँ पर होगा दोस्तों। इसके माध्यम से कविता, कहानी को इस तरीके से हाव भाव के साथ या थोड़ा सा एक्टिविटी के माध्यम से हम कराते हैं कि जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आए, और बच्चे कविता, कहानी या गीत के माध्यम से जब हम कुछ गा करके सुनाते हैं बच्चों को तो भी बच्चों को इंटरेस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रविधियों द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है तथा स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि यह कैसे करो, और इस बात के लिए सावधान रहना है कि वे उसे करें। यह कथन किसका है? तो ये एमपी मॉफेट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विधि प्रक्रियाओं की सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन थर्ट एवं ग्रेवेरिज का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर एस के अग्रवाल के अनुसार कथन क्या होते हैं? तो कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है। कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर, बतलाकर ज्ञान देने से है। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु या घटना या प्रसंग को बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कथन का मतलब क्या है। कथन मतलब टीचर अगर क्लास में आते हैं तो किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बच्चों को बोल करके ही तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर पेड़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उस पेड़ के बारे में, फूल के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके फल के बारे में, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं और उन जो वो बताते हैं उसका चित्र जो है वो बच्चों के मस्तिष्क में बस जाता है। ठीक है, जैसे टीचर कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई भी कहानी सुना रहे हैं तो बच्चों के माइंड में उसका चित्र बनता हुआ जाता है। इसलिए जब आप कहानी बाद में अभी 2-4 दिन बाद भी आप बच्चों से पूछोगे तो वो कहानी बच्चे सुना ले जाएंगे। थोड़ी बहुत कुछ चीजें भूल सकते हैं लेकिन टोटल कहानी बच्चे सुना ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, पेंटन ने विवरण के लिए क्या कहा?
विवरण या कथन स्वयं में एक कला है जिसका उद्देश्य बच्चों के समक्ष घटनाओं को भाषा के माध्यम से स्पष्ट, विस्तृत, रुचिकर और श्रृंखलाबद्ध रूप में इस तरह प्रस्तुत करना है कि घटनाएं बच्चों के मस्तिष्क में चित्र का रूप बना लें और बच्चे अपनी कल्पना में अपने को उस घटना का दर्शक या भाग लेने वाला अनुभव करने लगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? देखिए, योजना बनाकर कार्य से श्रम एवं समय की बचत होती है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है और शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। तो जब हम किसी चीज की योजना पहले से बना लेते हैं, प्लानिंग पहले से बना लेते हैं, तो वो काम जब हम करते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। सबसे पहले तो समय की बचत होती है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि आगे क्या करना है। जैसे कि अब हम रात में सोने जा रहे हैं, सोने से पहले हमने क्या किया, पूरा अगले दिन का पूरा प्लान बना लिया कि सुबह उठना है, सबसे पहले कौन कौन सा काम करना है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस में कौन कौन से काम खत्म करने हैं, फिर शाम को मार्केट जाना है, मार्केट में क्या क्या चीजें करनी है। तो सारी चीजें प्री प्लानिंग से हम चलेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, तो श्रम और समय की क्या होगी, बचत होगी और शिक्षण अधिगम भी क्रमबद्ध होगा कि हाँ, एक चैप्टर 1 के बाद फिर चैप्टर 2 में क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से, और शिक्षण का जो उद्देश्य है वो भी क्या होगा, पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। इसका मतलब है किसी काम को बार बार दोहराने से, पढ़ने से वो जो सीखी हुई चीज है वो और अच्छे से क्या होती है, हमें स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है और उस चीज को हम कभी नहीं भूलते हैं। तो जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है और वो जीवन भर हमें नहीं भूलती है और वो काम हमें हमेशा अच्छे से याद हो जाता है। जैसे हमने सिलाई करना सीखा, अब सिलाई करते हम रोज अभ्यास करते एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत अच्छा सिलने लगते हैं। तो बहुत अच्छा सिलने लगते हैं, या 1 साल 2 साल हमने सिलाई छोड़ दी, फिर तीसरे साल अगर हम करना चाहें तो वो चीज हमें तुरंत नहीं भूल जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमने लंबा अभ्यास किया है, लंबी प्रैक्टिस की है कई सालों की, तो वो चीज तुरंत नहीं भूलेगी। तो जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो यही है आवृत्ति का सिद्धांत। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जैसे मान लीजिए एक लेसन से लेकर के 5 तक उन्होंने पढ़ाया, फिर वो क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं बच्चों से चैप्टर्स को, फिर 1 और 2 फिर से लर्न करवाते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को बार बार पाठ दोहराने से उनको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, खेल की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही क्या है, खेल है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, खेल क्या है? ह्यूजेज के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उनके उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, तो यह खेल विधि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेंडरसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की क्या परिभाषा दी गई है? हेंडरसन ने क्रिया शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्रिया सामाजिक तथा मानसिक होती है और चहलकदमी आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म क्रिया इसके अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉमेनियस के अनुसार शिक्षक का क्या कार्य है? तो कॉमेनियस ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि शिक्षक का कार्य केवल छात्रों तक सूचना पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिसे उसको नियंत्रित करना है। उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाइए। यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, या फिर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि बच्चों के सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पता लगाना ही क्या है,
निदान है। समस्या का पता लगाना निदान, और पता लगाने के बाद जब उसका निराकरण करते हैं, उस समस्या को खत्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वही हो जाता है उपचार। तो निदान और उपचार याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। खेल विधि पर ह्यूजेज और ह्यूजेज का विचार लिखिए। तो वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है। इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बागीचा तथा शिक्षक माली हैं। यह कथन किसने व्यक्त किया? तो ये किंडरगार्टन विधि के जनक जो है फ्रॉबेल जी, उन्होंने कहा है। उन्होंने जो बच्चे हैं उनकी तुलना पौधों से की है, पाठशाला की तुलना बागीचा से की है और शिक्षक की तुलना माली से की है। जिस प्रकार माली अपने बागवान की, अपने उद्यान में जो पौधे हैं उनकी अच्छे से देखभाल करता है, उनको खाद पानी देता है, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखता है और उन्हें बच्चों की तरह पालता है, वैसे ही एक टीचर का काम भी होता है कि जो बच्चे उनके पास आ रहे हैं उनको वो अच्छे से पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही किसी भी भाषा को सीखने की सीढ़ी होती है। यही 4 दक्षताएं होती हैं जिनको हम संक्षेप में क्या कहते हैं? सुबोपली कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है भाषा की 4 दक्षताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले सुनना, बच्चा सबसे पहले सुनना ही शुरू करता है, फिर सुन करके भाषा को बोलना, फिर उसको पढ़ना और लास्ट में लिखना। क्वेश्चन नंबर 35 है। कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है? कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों और कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं, या हम इसको इस तरीके से सामूहिक चर्चा का भी नाम दे सकते हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने विचारों को, मतों को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या दी है? तो क्लार्क ने कौशल को परिभाषित करते हुए कहा, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित हैं जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है। कामीसार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो कामीसार ने शिक्षण कौशलों को परिभाषित करते हुए लिखा है, शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ, प्रदर्शन, आवेदन, अंदाज करना, पुष्टि करना, तुलना करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि। क्वेश्चन नंबर 39 है। एलन के शिक्षण कौशल संबंधी क्या विचार है? यहाँ पर अलन लिखा है लेकिन ये एलन है। एलन ने शिक्षण कौशल के विषय में अपने विचार देते हुए कहा है कि विभिन्न प्रतिनिधि अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक प्रशिक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल इन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षण योग्यता का भी विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है? ब्राउन ने अपने विचार देते हुए कहा था कि शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना तथा प्रतिफल देना, पुनर्बलन देने तथा अन्य क्रिया करना होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षण होता है इसमें जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बच्चों के उत्तरों को सुनते हैं, यानी कि उनके उत्तरों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बच्चे कितना सही उत्तर दे पा रहे हैं, और फिर जो बच्चे गलतियां करते हैं उसको वो सही करते हैं, और फिर जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको वो पुनर्बलन देने का भी काम करते हैं। तो ये सब चीजें शिक्षण में होती हैं और ये परिभाषा ब्राउन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 41 है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, यानी कि जिन बच्चों का मान लीजिए गणित कमजोर है, मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण बहुत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलता पूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको हम क्या करते हैं? दूर करते हैं।
तो जहां पर निराकरण शब्द आ गया, त्रुटियों का निराकरण, यानी कि वहां पर हम उपचार करने की बात कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य? सूक्ष्म का मतलब ही होता है लघु, तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण का लघु रूप। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की क्रिया, रुचिपूर्ण प्रक्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? एलन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे होने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक टीचर होने के नाते, आप लोग भी टीचर बनने की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप अपने आप को अब शिक्षक ही समझिए, क्योंकि आप छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका आप कहलाते हैं, प्रशिक्षु कहलाते हैं अब आप। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, जब बच्चों से आप कोई प्रश्न पूछें तो इस तरीके की चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रश्न हो वो सरल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बच्चा कितना आंसर दे सकता है। ऐसा ना हो कि आपको पता हो कि ये बच्चा नहीं बता पाएगा, फिर भी आप उसको खड़ा कर दो। ठीक है, यानी कि बच्चा, सबसे पहले तो इतना सरल आप प्रश्न पूछिए कि कोई भी बच्चा हो तो बता ले जाए, और प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर है प्रश्न जो है वो, अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो वो कक्षा 4 के बच्चे का आप उससे प्रश्न मत पूछिए, आप 2 के स्तर का ही प्रश्न पूछिए। प्रश्नों में विविधता और बोधगम्यता होनी चाहिए। प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए, और प्रश्न जो है वो प्रासंगिक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कॉल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है? तो प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सफलता उसकी भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर या योग्यता पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रायबर्न का। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है? उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है? तो पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल या हैबिट स्किल लेवल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है? तो वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे विभिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है? ठीक है, तो इन्होंने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है, जो निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? गेट्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। और गेट्स की जो परिभाषा है ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी? तो जो गेट्स ने परिभाषा दी है, गेट्स व अन्य के अनुसार जो परिभाषा है अधिगम की, उन्होंने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। ये आपके सिलेबस में भी ये जो H.L. किंग्सले दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में जो आपकी बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की जो मैंने पढ़ाई है उसमें H.L. किंग्सले की परिभाषा नहीं है, क्रो एंड क्रो की है। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना है इन्होंने। चार्ल्स स्किनर की परिभाषा है, क्रॉनबेक की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट्स व अन्य की परिभाषा ही होगा, ये याद रखिएगा। गेट्स व अन्य, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास का मतलब भी अनुभव ही होता है, तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या होता है? अधिगम होता है।
तो गेट्स व अन्य यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब अन्य में एल किंग्सले भी आ सकते हैं, क्योंकि गेट्स व अन्य की परिभाषा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कई सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने अपना मत और दिया होगा, जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नवत सोपान है। पहला है पूर्व तैयारी, यानी कि पढ़ाने से पहले उद्देश्य निर्धारित करना, सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण। सातवां है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, खेल पर आधारित शिक्षण दो शिक्षण पद्धतियों के नाम बताइए। तो खेल विधि, प्लेवे मेथड, जिसके माध्यम से बच्चों को, जो प्लेवे स्कूल होते हैं आपके शहर में आपने देखा होगा, बहुत सारे प्लेवे स्कूल होते हैं, तो ये खेल पर आधारित शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है किंडरगार्टन विधि, जिसके जनक फ्रॉबेल है, आपको पता है ये। फिर है मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 59 है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र ही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है। तो कक्षा में स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 60 क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अब अगली क्लास यानी कि पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न हैं हम उसको खत्म कर देंगे पढ़ा करके। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारी क्लासेस और ये पूरी की पूरी पीडीएफ हर विषय की, जिससे आपको बाजार से अलग से ये पीडीएफ खरीदने की जरूरत ना पड़े और आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आसानी से पढ़ पाए। तो ये सब सुविधा आपको मिलती है हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां कहीं कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए।